दिवाली की रात, जब पूरा वाराणसी शहर पटाखों और दियों की रोशनी में नहाया हुआ था, एक पिता पर उसकी गोद ली हुई बेटी ने कई सालों तक शोषण करने का आरोप लगाया। लड़की अभी अभी 18 साल की हुई थी और उसके कांपते हाथों में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें रात में उसके पिता की फुसफुसाती हुई आवाज़ थी, चिल्लाओ मत, पापा को बस जल्दी से करने दो। बस यह एक अस्पष्ट वाक्य सोशल मीडिया पर आग लगाने और जनता में आक्रोश पैदा करने के लिए काफ़ी था। यह कहानी सिर्फ एक आरोप नहीं है, बल्कि सच्चाई और भावनाओं, चोट और क्षमा के बीच की पतली रेखा पर चलने वाली एक यात्रा है। अंत तक सुने यह देखने के लिए कि कभी कभी सच्चाई आंखों देखी या कानों सुनी बातों में नहीं होती, बल्कि हमारे प्यार करने और माफ़ करने के तरीके में होती है। सच्चाई के नक्शेकदम पर चलते हुए हर दिन हमारे साथ चिंतन की इस यात्रा पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें। वाराणसी, दिवाली की रात, जब हर कोई नए साल के स्वागत की तैयारी में व्यस्त था, शहर के पुलिस स्टेशन के ड्यूटी रूम में ट्यूबलाइट की सफ़ेद रोशनी में तनाव का माहौल था। एक युवा लड़की एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी पर सिकुड़ी बैठी थी। उसके हाथ आपस में लिपटे हुए थे और उसकी पतली जैकेट उसे कंपी से बचाने के लिए नाकाफी थी। उसकी आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थीं। उसके लंबे बाल उसके पीले चेहरे को लगभग ढक रहे थे। उसका नाम अंजलि शर्मा था, जो कुछ ही समय पहले 18 साल की हुई थी और अब वह एक ऐसे मामले का केंद्र थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह उस पालक पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आई थी जिसके साथ वह पिछले 17 सालों से रह रही थी। उस पर कई वर्षों तक यौन शोषण का आरोप लगा रही थी। अंजलि के हाथ में सिर्फ आंसुओं से भीगा हुआ एक टेढ़ा मेढ़ा हस्तलिखित आवेदन ही नहीं था, बल्कि एक छोटी सी USB भी थी जिसमें सबूत के तौर पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी समीर नाम का एक युवा अफसर ने चुपचाप उसे ले लिया। उस कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा। सारे शब्द बेमानी लग रहे थे जब एक लड़की जो अभी वयस्क हुई थी उनके सामने कांपती हुई खड़ी थी, यह कहते हुए कि पिछले 4 सालों से जिसे वह पापा कहती थी, वह उसे देर रात में छूता था। उस रात के शिफ्ट इंचार्ज मेजर वर्मा ने तकनीकी अधिकारी को ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाने का इशारा किया। शांत कमरे में केवल माउस के क्लिक की हल्की आवाज़ और सूखे गले से थूक निगलने की आवाज़ें थीं। कंप्यूटर के स्पीकर से निकलने वाली आवाज़ डरावनी रूप से स्पष्ट थी। पहले टाइल वाले फर्श पर दबे पांव चलने की आवाज़, फिर दरवाजे के चरमराने की आवाज़ आई। इसके बाद हाँफने की आवाज़ और एक आदमी की धीमी गहरी आवाज़ थी, लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। सो गई क्या बेटी? एक लंबी खामोशी छा गई। फिर चादर और तकिए के खिसकने की आवाज़, एक और तेज हाँफने की आवाज़ और एक वाक्य जिसने पूरे कमरे को जमा दिया, चुप रहो, पापा बस थोड़ा सा छुएंगे। कमरे में मौजूद सभी की निगाहें अंजलि की ओर थीं। उसने अपना सिर झुका लिया और उसके आंसू लगातार बह रहे थे। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कोई तस्वीर नहीं थी, कोई चेहरा नहीं था, लेकिन यह एक गहरा संदेह पैदा करने के लिए काफ़ी था। अंजलि ने अपना बयान देना शुरू किया। उसकी आवाज़ बैठी हुई थी, लेकिन हर शब्द स्पष्ट था। उसने काशी क्षेत्र के एक छोटे से घर में अपने जीवन के बारे में बताया, उन देर रातों के बारे में बताया जब उसके पालक पिता प्रकाश उसके कमरे में आते, बिस्तर के पास बैठते, उसके बालों को छूते, उसकी पतली नाइटी के नीचे उसकी पीठ सहलाते। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक पिता का प्यार है, लेकिन फिर वह उसके कपड़े बदलते समय उसे घूरने लगे। उनकी आंखों में अब किसी अपनेपन की भावना नहीं थी। अंजलि ने कहा कि उसने एक बार उन्हें बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े देखा था। दरार इतनी थी कि उसका पूरा शरीर दिख रहा था। जब वह चिल्लाई
तो उन्होंने कहा कि वह बस यूं ही गुजर रहे थे। लेकिन बाद में उसने पाया कि उसके कमरे के ठीक बाहर दालान की छत पर एक कैमरा लगा हुआ था। अंजलि ने अपने बेडरूम का पासवर्ड बदल दिया था, लेकिन वह फिर भी अंदर आ जाते थे। हर बार जब वह पास आते तो वह गहरी नींद में होने का नाटक करती। हर बार जब वह अपना हाथ बढ़ाते और छूते तो वह बिना हिले डुले अपने दांत भींच लेती। वह डरी हुई थी, चुप रहने के अलावा कुछ नहीं जानती थी। उसने कहा, जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि वह दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे उनसे डर लगने लगा। मुझे उनकी आंखें अंधेरी लगने लगीं। मैंने घर छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। मैंने मरने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैंने सहने की कोशिश की। 18 साल की होने का इंतज़ार किया ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकूं। बयान सुनने के बाद मेजर वर्मा ने चुपचाप नोट्स बनाए। उन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, लेकिन उनके दिल में वह जानते थे कि इस तरह के आरोप को विशेष रूप से स्पष्ट ऑडियो सबूत के साथ हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने तुरंत श्री प्रकाश से संपर्क करने का आदेश दिया और उन्हें दिवाली की रात से पहले स्टेशन पर उपस्थित होने के लिए कहा। यह एक आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि नया साल शुरू होने में 1 घंटे से भी कम समय था, लेकिन इस मामले को अगले दिन के लिए नहीं छोड़ा जा सकता था। उन्होंने कहा, एक दिन बहुत देर हो जाएगी। एक बच्चा एक रात में और क्या झेल सकता है। रात 11:20 पर फोन किया गया। दूसरी तरफ श्री प्रकाश की आवाज अभी भी खुशमिजाज थी। वह अपनी नई प्रेमिका के घर मिठाई और छोटे छोटे उपहारों का एक बैग लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे। जब उन्होंने मामले की सामग्री के बारे में सुना तो उनकी आवाज पूरी तरह से बदल गई, जैसे किसी ने उनका गला घोंट दिया हो। आरोप, अंजलि ने कहा, मैंने उसका शोषण किया। क्या आप लोगों से कोई गलती हुई है? उन्होंने फिर से पूछा और फिर लगभग 10 सेकंड तक चुप रहे। अंत में वह तुरंत स्टेशन आने के लिए सहमत हो गए। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं। फोन रखने से पहले बस एक बहुत छोटा सा वाक्य, मैं आऊंगा, लेकिन कृपया उस बच्ची के साथ नरमी से पेश आइएगा। रात 11:58 पर श्री प्रकाश मुख्यालय में दाखिल हुए। 56 वर्षीय व्यक्ति लंबा और पतला था। उसका चेहरा धूप से तपा हुआ था, जैसा कि 30 से अधिक वर्षों तक पढ़ाने वाले व्यक्ति का होता है। उसकी आंखों में घबराहट और दृढ़ता दोनों थी। उसने एक ग्रे ऊनी स्वेटर पहना हुआ था। उसके नमक मिर्च जैसे बाल छोटे कटे हुए थे और उसकी चाल में थोड़ी जल्दबाजी थी। उसके हाथ में अभी भी उपहारों का थैला था, जैसे वह भूल गया हो कि अब उसे ले जाने का कोई कारण नहीं है। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने अंजलि को दालान के अंत में बैठे देखा। लड़की ने अपना चेहरा फेर लिया, उसे नमस्ते नहीं किया। उसने धीरे से पुकारा, अंजलि। उसने जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा शांत था। अब वह रो नहीं रही थी। एक सिपाही उसे दफ्तर में ले गया। मेजर वर्मा सामने बैठे, फाइल खोलकर पढ़ने लगे। श्री प्रकाश, आपको एक बहुत ही गंभीर आरोप की जांच में सहयोग करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। आरोप लगाने वाली आपकी गोद ली हुई बेटी अंजलि शर्मा है। आरोप यह है कि आपने पिछले कई सालों में कई बार उसके साथ छेड़छाड़ की है। हमने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग और विस्तृत बयान हासिल किया है। फिलहाल आपको गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन मामले को स्पष्ट करने के लिए सहयोग करना अनिवार्य है। आपको चुप रहने का अधिकार है या आप अभी अपना पक्ष रख सकते हैं। श्री प्रकाश ने मेज को घूरकर देखा। वह लगभग 1 मिनट तक कुछ नहीं बोले, फिर धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनकी आवाज़ बैठी हुई थी। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उस बच्ची के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। मैंने उसे तब से पाला है।
जब वह दूध पीती बच्ची थी, जब उसकी माँ उसे मंदिर के द्वार पर छोड़ गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह मुझे एक बीमार आदमी की तरह देखेगी। लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग, मेजर ने पूछा। मुझे नहीं पता कि वह क्लिप कहाँ से आई है। हो सकता है वह मैं ही हूँ। वह आवाज़ मेरे जैसी है। लेकिन मैंने कभी बुरे इरादे से ऐसा कोई वाक्य नहीं कहा। मैंने कहा था, चुप रहो। जब बच्ची को बुखार था, जब वह बुरे सपने देख रही थी, मैं उसके कमरे में यह देखने जाता था क्योंकि उसे अक्सर आधी रात में पेट दर्द होता था। मैं उसे सुलाता था जब वह पहली कक्षा में थी। उनकी आवाज़ कांपने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। मेरे पास उसके कमरे में कोई कैमरा नहीं है। मैंने केवल दालान में एक कैमरा लगाया है ताकि यह जांच सकूं कि कोई अजनबी तो नहीं आया है। मैं उसके साथ अकेला रहता हूँ। मुझे बाहरी लोगों से डर लगता है। हाल के वर्षों में मैंने चोरी की घटनाओं के बारे में सुना है। मैं बस उसकी रक्षा करना चाहता था। क्या आप जानते हैं कि अंजलि ने कई बार कमरे का पासवर्ड बदला था? मेजर ने पूछा। हाँ, लेकिन मैंने पूछा नहीं। मुझे लगा कि बच्ची अब बड़ी हो गई है। उसे अपनी निजता चाहिए। मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं बिना किसी कारण के उसके कमरे में नहीं जाता। मेजर ने धीरे से सिर हिलाया और अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ गए। उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके दिमाग में हर विवरण एक साथ जुड़ रहा था। एक युवा लड़की, एक सुसंगत आरोप, ऑडियो सबूत और एक सहयोगी रवैया। एक पालक पिता जो अपराध से इनकार नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी भावनाओं को भी नहीं छिपा रहा था। बस ये कह रहा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। कौन सही था, कौन गलत था, और उन सूखे शब्दों के पीछे की सच्चाई क्या थी? बाहर नया साल शुरू हो गया था। पूरे शहर में आतिशबाजी हो रही थी। लोग खुशी से जयकारे लगा रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। और यहाँ ड्यूटी रूम में एक आरोप दायर किया गया था और एक पिता जिसने 18 साल तक एक अनाथ बच्चे की परवरिश की थी, उस दरवाजे की ओर गुमसुम बैठा देख रहा था जहां से उसकी बेटी अभी अभी ऐसे निकली थी जैसे वह उसे जानती ही ना हो। अध्याय 2। एक समय का आदर्श पिता, घर नंबर 37, संकट मोचन रोड की एक छोटी सी गली में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था। यह एक सिंगल स्टोरी टाइल की छत वाला घर था जिसकी दीवारें काय से पीली पड़ गई थीं। छत पर कुछ टाइलें टूटी हुई थीं, लेकिन आंगन हमेशा साफ सुथरा रहता था। गेट के सामने सुपारी के पेड़ की जड़ों की सावधानी से देखभाल की जाती थी और काय लगी ईंटों की हर सीढ़ी साफ सुथरी थी। यह वह घर था जहां श्री प्रकाश लगभग 30 वर्षों से रह रहे थे, और यह वह जगह भी थी जहां अंजलि, जिस अनाथ लड़की ने अभी अभी उन पर आरोप लगाया था, एक नवजात शिशु से एक युवती के रूप में बड़ी हुई थी। श्री प्रकाश को बुलाए जाने के बाद शुरुआती दिनों में गली में लोग कानाफूसी कर रहे थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने सुना कि श्री प्रकाश पर उनकी पालक बेटी ने शोषण का आरोप लगाया है। कुछ लोगों ने तो सिर हिलाया, यह संभव नहीं है, वह तो मिट्टी की तरह शरीफ हैं। लेकिन जितनी ज्यादा चर्चा हुई, उतनी ही पुरानी कहानियां सामने आने लगीं, और फिर अतीत की उजली यादों में अंधेरे के धब्बे घुलने लगे। श्री प्रकाश मूल रूप से वाराणसी के एक प्रसिद्ध हाई स्कूल में हिंदी के शिक्षक थे। कई लोगों की याद में वह एक शांत, प्रतिष्ठित और कुछ हद तक रूढ़िवादी व्यक्ति थे। वह सख्त थे, हमेशा धीरे धीरे बोलते थे, लेकिन शायद ही कभी मुस्कुराते थे। मोहल्ला समिति की बैठकों में वह बस आते, चुपचाप बैठते, सुनते और फिर चले जाते। शायद ही कभी कोई राय देते। जब वह पढ़ाते थे तो छात्र उन्हें पुराने जमाने के गुरुजी कहते थे, क्योंकि वह अक्सर कॉलर तक बटन लगी सफ़ेद शर्ट पहनते थे, भूरे रंग की चप्पलें पहनते थे
और अपनी खट्टारा साइकिल पर मिनट दर मिनट समय पर स्कूल पहुंचते थे। उनका साहित्य पढ़ाना आकर्षक था, लेकिन वह बहुत सख्त थे। एक छात्र ने बताया कि कक्षा में सिर्फ 2 मिनट देर से आने पर उसका नाम 3 दिनों तक बोर्ड पर लिखा रहता था। लेकिन सभी ने स्वीकार किया कि वह अच्छा पढ़ाते थे। उनकी लिखावट सुंदर थी, वह कविता की तरह बात करते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने छात्रों से प्यार करते थे। जब वह 40 वर्ष के थे तो लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक परित्यक्त बच्ची को गोद लिया है। उस बच्ची को किसी ने एक घनघोर बारिश की रात में संकट मोचन मंदिर के द्वार पर छोड़ दिया था। मंदिर के पुजारियों ने उसे अंदर ले लिया, लेकिन अपर्याप्त सुविधाओं के कारण उसे लंबे समय तक नहीं रख सके। उन्होंने शहर के सूचना बोर्ड पर गोद लेने के लिए एक नोटिस पोस्ट किया। श्री प्रकाश एक रविवार की सुबह आए और केवल एक सवाल पूछा, क्या किसी ने बच्ची को गोद लिया है? जब उन्होंने सुना कि नहीं, तो वह थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे और फिर सिर उठाकर बोले। उनकी आंखें लाल थीं। मैंने शादी नहीं की है, मैं उसे पाल सकता हूं। तब से उस बच्ची का नाम अंजलि शर्मा रखा गया। उसका मध्य नाम कुमारी पारंपरिक शैली में रखा गया, और अंजलि नाम उन्होंने अपनी एक छोटी बहन के नाम पर रखा था जिसकी जल्दी मृत्यु हो गई थी। उनका उपनाम शर्मा भी उस बच्ची का उपनाम बन गया। उस दिन पूरा मोहल्ला भावुक हो गया। किसी ने दूध दिया, किसी ने डायपर, और किसी ने तो पालना भी उधार दिया। एक अकेले आदमी को दलिया पकाते, डायपर धोते और बच्चे को सुलाते देखकर पड़ोसियों ने उसे प्यार से प्रकाश माँ कहना शुरू कर दिया। जब अंजलि बड़ी होने लगी तो उन्होंने उसे पढ़ना, लिखना, साइकिल चलाना और कविताएं याद करना सिखाया। लड़की आज्ञाकारी थी, कम बोलती थी, लेकिन होशियार थी। जब अंजलि दूसरी कक्षा में थी तो उन्होंने बच्चे की देखभाल के लिए पूरा समय समर्पित करने के लिए पढ़ाना छोड़ दिया। जब किसी ने पूछा कि क्यों छोड़ा, तो वह बस मुस्कुरा दिए। मैंने जीवन भर दूसरों को पढ़ाया है, अब मैं सिर्फ एक व्यक्ति को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहता हूँ। पड़ोस के लोग कहते थे। श्री प्रकाश पुराने तरीके से अपनी बेटी से प्यार करते थे। बहुत ज्यादा गले लगाना नहीं, लाड प्यार नहीं, लेकिन हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना। उन्होंने अंजलि के लिए खुद मफलर बुना। जब भी मौसम ठंडा होता था तो जड़ी बूटियों के पानी से नहलाते थे, और हर साल माता पिता शिक्षक बैठक में 1 मिनट की भी देरी किए बिना समय पर पहुंचते थे। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वह सख्त थे। गली के कोने पर दलिया बेचने वाली कमला आंटी को याद है कि एक बार उन्होंने अंजलि को गेट के बीच में डांट खाते देखा था क्योंकि वह बारिश में चप्पल पहनकर बाहर चली गई थी। वह गुस्से में चिल्लाए, ऐसे जाओगी तो गिर जाओगी और पैर टूट जाएगा, कौन देखभाल करेगा? मैं थक गया हूं तुम्हारी देखभाल करते करते। किसी ने बताया कि उसने कई बार अंजलि को घर के दरवाजे के सामने चुपचाप रोते हुए देखा है। उसकी आंखें लाल थीं और वह अपना स्कूल बैग पकड़े हुए थी। उन्होंने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि हर पिता कभी कभी अपने बच्चे को थोड़ा ज्यादा डांट देता है। बगल में रहने वाली सुनीता जी ने बताया कि श्री प्रकाश अक्सर अंजलि को सुबह 5 बजे पढ़ाई के लिए जगा देते थे। यहाँ तक कि रविवार को भी वह बच्ची अपने पिता से डरती थी, लेकिन बहुत आज्ञाकारी भी थी। उसने कभी एक शब्द भी पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। फिर भी चाहे वह कितने भी सख्त क्यों न हो, उन पर कभी किसी ने हिंसा का आरोप नहीं लगाया। किसी ने कभी अंजलि के शरीर पर चोट के निशान नहीं देखे। किसी ने कभी मारपीट की आवाज नहीं सुनी। केवल पिता और बेटी को उस पुराने, शांत और कुछ हद तक अकेले घर की तरह चुपचाप रहते देखा। दिवाली से 1 महीने पहले श्री प्रकाश अप्रत्याशित रूप से एक महिला को पड़ोसियों से मिलवाने के लिए घर ले आए। उनका नाम रेखा था।
जो एक प्राथमिक विद्यालय में आया का काम करती थीं। उनसे 2 साल बड़ी विधवा थीं और उनका एक बेटा था जो दूर काम करता था। लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ खुश थे, कुछ चिंतित। खुशी इसलिए कि श्री प्रकाश को इतने सालों तक अकेले रहने के बाद आखिरकार एक साथी मिल गया था। चिंता इसलिए कि पता नहीं अंजलि कैसी प्रतिक्रिया देगी। कुछ दिनों बाद किसी ने अंजलि को बस स्टॉप पर अकेले बैठे देखा। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थीं। किसी और ने बताया कि उसने उसे फोन पर गुस्से में बात करते और फिर फोन जमीन पर फेंकते देखा था। वे नहीं जानते थे कि क्या हुआ था और पूछना भी नहीं चाहते थे। लेकिन उस पल से सब कुछ अलग होने लगा। फिर दिवाली की रात श्री प्रकाश को स्टेशन पर बुलाया गया। उनके छोटे से घर को जांच के लिए सील कर दिया गया। लोग चुपचाप देखते रहे। वे कानाफूसी कर रहे थे, आधे विश्वास और आधे संदेह में। क्या एक आदर्श पिता एक शोषक हो सकता है? क्या एक अच्छी लड़की ऐसी दर्दनाक कहानी गढ़ सकती है? लेकिन लोग केवल अनुमान लगा सकते थे। कोई भी अब किसी भी बात को लेकर निश्चित नहीं था। कमला आंटी ने बंद दरवाजे वाले घर को देखकर आ भरी। कुछ अच्छे लोग होते हैं, वे केवल अपने तरीके से अच्छा करना जानते हैं, लेकिन जीवन में हर कोई नहीं समझता। अध्याय 3। लड़की के कमरे में कैमरा। दिवाली की पहली सुबह, जब पूरा शहर अभी भी पटाखों और शुभकामनाओं की खुमारी में सो रहा था, संकट मोचन रोड की छोटी सी गली में घर नंबर 37 अचानक सन्नाटे का केंद्र बन गया। लोहे के गेट पर एक लाल रंग की सील लगी हुई थी। भूरे लकड़ी के दरवाजे पर एक कागज पर साफ लिखा था, जांच के लिए अस्थायी रूप से जब्त। फोरेंसिक तकनीकी टीम सुबह ही पहुंच गई। वे अपने साथ कंप्यूटर, डेटा रिकवरी किट, लाइट, एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किट और वायरलेस सिग्नल डिटेक्टर लाए थे। टीम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट आनंद कर रहे थे, जो एक डिजिटल जांच विशेषज्ञ थे, जिन्हें संवेदनशील मामलों में नेटवर्क सुरक्षा विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए दिल्ली भेजा गया था। आनंद ज्यादा बात नहीं करते थे, बस धीरे धीरे उस घर में चल रहे थे जो कभी एक घर हुआ करता था। वह जिस भी कमरे से गुजरते, वह एक तरह की शांति लिए हुए था, जैसे कि इस जगह ने अपनी आत्मा खो दी हो। लेकिन जब तकनीकी टीम अंजलि के बेडरूम की ओर जाने वाले दालान में पहुंची, तो उन्हें कुछ अजीब चीजें मिलने लगी। दरवाजे के ठीक ऊपर लगभग 3 सेमी व्यास का एक छोटा गोल छेद था, जिसे बहुत कुशलता से ड्रिल किया गया था। छेद के अंदर दीवार में एक कैमरा लेंस लगा हुआ था, जिसमें केवल काला लेंस का सिरा दिखाई दे रहा था। डिवाइस में कोई संकेतक प्रकाश नहीं था, कोई गतिविधि का संकेत नहीं था। यह एक छिपा हुआ कैमरा था, जिसका उपयोग आंतरिक सुरक्षा निगरानी में किया जाता है, जो आमतौर पर केवल गोदामों या नकदी भंडारण क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। एक रिहायशी घर के लिए, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो तकनीक प्रेमी नहीं है, इस तरह के कैमरे की उपस्थिति असामान्य थी। लेफ्टिनेंट आनंद ने दालान के दाईं ओर कैमरा हटाने का संकेत दिया। 2 मीटर दूर एक और कैमरा, इस बार ऊंचा लगा हुआ था, जो सीधे मुख्य दरवाजे की ओर था, जैसे कि कौन आता जाता है ये रिकॉर्ड करने के लिए। दोनों एक ही कंट्रोल बॉक्स से जुड़े थे, जो श्री प्रकाश के कमरे के पास एक अलमारी के कोने में पुरानी शर्टों की एक परत के पीछे छिपा हुआ था। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग हार्ड ड्राइव खोली, तो उन्होंने पाया कि हाल ही में कई फाइलें हटा दी गई थीं। सिस्टम लॉग फाइलों से पता चला कि 29 और 30 तारीख की सुबह डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अंजलि के रिपोर्ट करने से ठीक एक दिन पहले लेफ्टिनेंट आनंद ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या घर में किसी को डेटा हटाने के बारे में पता था?
जांच अधिकारी ने सिर हिलाया। श्री प्रकाश ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि रिकॉर्डिंग खो गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दालान में कैमरा लगाया था, क्योंकि हाल ही में अजनबी लोग घूम रहे थे। अंजलि के लिए उसने सिस्टम तक पहुंचने की बात स्वीकार नहीं की। आनंद हार्ड ड्राइव को डेटा रिकवरी रूम में ले गए। विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उन्होंने धीरे धीरे उन फाइलों को बाहर निकाला जिन्हें स्थायी रूप से हटा दिया गया माना जाता था। सबसे पहले बरामद किया गया एक वीडियो 25 तारीख की सुबह 2:06 बजे का था। छवि रंगहीन और धुंधली थी, लेकिन एक ग्रे स्वेटर पहने एक लंबे पतले आदमी की छाया को देखने के लिए पर्याप्त स्पष्ट थी, जो धीरे धीरे अंजलि के कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। वह वहां खड़ा रहा, दरवाजे के हैंडल को घूरता रहा, फिर अपनी जेब से कुछ निकाला, शायद एक चाबी या शायद एक कोड। दरवाजा खुला। आदमी अंदर गया, अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। कैमरे ने कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं की। लगभग 2 मिनट बाद वह बाहर आया। कोई असामान्य व्यवहार नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। सब कुछ एक परिचित क्रिया की तरह हुआ। वीडियो में कमरे के अंदर का दृश्य नहीं था, लेकिन यह सच्चाई निगरानी कक्ष में हवा को घना करने के लिए काफी थी। श्री प्रकाश सुबह 2 बजे अपनी बेटी के कमरे में क्यों गए? उन्हें दरवाजे का पासवर्ड कैसे पता चला? और उन्होंने इस वीडियो को सिस्टम से क्यों हटाया? उसी समय साक्ष्य परीक्षा टीम को अंजलि के कमरे में एक डेल ब्रांड का व्यक्तिगत लैपटॉप मिला। मशीन में डेटा की जांच करते हुए उन्होंने दोस्तों के साथ चैट लॉग के कुछ अंश पाए, जिनमें पिता के साथ संघर्ष से संबंधित सामग्री थी, जिसमें अंजलि ने लिखा था, अगर उन्होंने उस औरत से शादी कर ली तो मैं कसम खाती हूं कि मैं उन्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। डेटा 23 तारीख को दर्ज किया गया था। एक अन्य अंश में उसने अपने प्रेमी राहुल को संदेश भेजा, बस मामले को तूल देना है। यकीनन कोर्ट उन्हें मुझे घर देने पर मजबूर कर देगी। मैं दिवाली से पहले सड़क पर नहीं आना चाहती। इन शब्दों ने जांचकर्ताओं के मन में अन्य सवाल खड़े कर दिए। इस समय अंजलि अभी भी चुप थी। उसने ज्यादा सहयोग नहीं किया, केवल टेम्पलेट के अनुसार उत्तर दिया। उसने कहा कि वह कैमरे के बारे में कुछ नहीं जानती। उसे नहीं पता कि श्री प्रकाश ने इसे कब स्थापित किया, और उसे यह भी नहीं पता कि वह वीडियो क्यों हटा दिया गया। उसने अपना तर्क बनाए रखा, मेरा शोषण हुआ है, भले ही कोई स्पष्ट तस्वीर ना हो। मुझे पता है कि उसने मुझे कई बार छुआ है। जब पूछा गया कि उसने मदद के लिए क्यों नहीं पुकारा, तो उसने अपना सिर झुका लिया और फुसफुसाया, क्योंकि मैं डर गई थी। वह मेरे पालक पिता हैं, कौन मुझ पर विश्वास करेगा? इस जवाब ने जांच टीम को रोक दिया। सही है, अगर अंजलि वास्तव में एक पीड़ित है, तो 4 साल तक उसकी चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि कुछ हुआ नहीं। कई शोषित पीड़ित चुप रहना चुनते हैं। लेकिन दूसरी ओर डेटा से असामान्य संकेत, कैमरा हटाने का कार्य, उसके प्रेमी को संदेश भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। सत्र के अंत में लेफ्टिनेंट आनंद ने निष्कर्ष निकाला कि डेटा जानबूझकर हटाया गया था। सिस्टम को एक सहायक खाते से एक्सेस किया गया था, जिसे अंजलि के रूप में पहचाने गए फोन से 29 तारीख की सुबह 2:15 बजे लॉग इन किया गया था। यह तब था जब श्री प्रकाश सो रहे थे और अंजलि अपने कमरे में अकेली थी। शेष डेटा से पता चला कि श्री प्रकाश रात में 3 बार अंजलि के कमरे में गए थे, 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे, लेकिन हर बार केवल लगभग 2 मिनट के लिए रुके और फिर चले गए। कोई संदिग्ध शारीरिक व्यवहार दर्ज नहीं किया गया, कोई चुंबन नहीं, कोई स्पर्श नहीं, कम से कम कैमरे के माध्यम से नहीं। लेकिन यह व्यवहार अपने आप में सभी को असहज करने वाला था। एक पिता आधी रात में अपनी बेटी के कमरे में जाता है, चुपचाप, बिना बताए,
चाहे वह स्वास्थ्य की जांच के लिए हो या सिर्फ चिंता के कारण। यह अभी भी सुरक्षा की सीमा से परे था। पुलिस ने श्री प्रकाश को अतिरिक्त 48 घंटे के लिए हिरासत में रखने का फैसला किया। जांचकर्ताओं ने 2 दिशाओं में काम करना शुरू कर दिया। एक अंजलि के मनोवैज्ञानिक इतिहास, पारिवारिक संघर्षों, दोस्तों और शिक्षकों के बयानों की जांच करना था। दूसरा, श्री प्रकाश से उनकी दिनचर्या, कैमरा स्थापित करने के कारण और घर में उपकरणों के एक्सेस इतिहास के बारे में फिर से पूछताछ करना था। छोटे से घर के हर कोने को खंगाला गया। हर किताब, हर दराज, हर दीवार में लगा सॉकेट। और फिर श्री प्रकाश के कमरे में बिस्तर के पास वाली अलमारी की दरार में उन्हें कुछ मिला। एक पुराना नोकिया 1280 फ़ोन जो किताबों की एक परत के नीचे अच्छी तरह से छिपा हुआ था। फ़ोन में कुछ अजीब संदेश सहेजे हुए थे। बच्ची को शक हो रहा है, वह वसीयत के बारे में पूछती रहती है। हार मत मानना, वह तुम पर दबाव बना पाएगी। संदेश भेजने वाले नंबर का कोई नाम नहीं था। एक डिस्पोजेबल सिम। जांच टीम ने सिम की उत्पत्ति का पता लगाना शुरू कर दिया। इस बीच लेफ्टिनेंट आनंद अंजलि के फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग को पुनर्प्राप्त करना जारी रखे हुए थे। एक छोटी अनाम ऑडियो फाइल में एक युवा पुरुष की आवाज़ गूंजी। बस तुम शिकायत दर्ज करा दो। तुम बालिग हो, कानून तुम्हारी तरफ होगा, तब वह बूढ़ा आदमी घर रखना भी चाहे तो नहीं रख पाएगा। मुझ पर विश्वास करो। आनंद का हाथ कीबोर्ड पर रुक गया। एक मामला जो स्पष्ट लग रहा था, एक अलग दिशा में टूटने लगा था। अध्याय 4, चोट का निशान और फुसफुसाहट। दिवाली के दूसरे दिन की दोपहर वाराणसी में हल्की बारिश हुई। वसंत की पहली बारिश की बूंदें पुरानी टाइलों वाली छतों पर टपक रही थीं, जिससे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के सामने की सड़क का रंग फीका पड़ गया। परीक्षण कक्ष बी में 15 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले फोरेंसिक डॉक्टर डॉ राजेश कुमार यूवी प्रकाश के तहत ली गई तस्वीरों की तुलना अंजलि के शरीर के कोमल ऊतकों के स्कैन के परिणामों से कर रहे थे। फोरेंसिक रिपोर्ट को एक हल्के नीले रंग के कवर में रखा गया था, जिस पर गोपनीय का लेबल लगा था। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो अंदर की तस्वीरें इतनी स्पष्ट थीं कि रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। अंजलि की बाईं कलाई पर एक नीला बैंगनी चोट का निशान था, जिसका व्यास लगभग 3 सेमी था, जो हाथ के पिछले हिस्से की ओर थोड़ा फैला हुआ था। दाईं ऊपरी बांह पर बगल के पास एक बड़ा हल्का रंग का रक्त का थक्का था, जिसके किनारे धब्बेदार थे। यह एक मजबूत खिंचाव के कारण होने वाली चोट का एक विशिष्ट संकेत था। दोनों चोटों के बारे में यह निर्धारित किया गया था कि वे जांच के समय से लगभग 7 से 10 दिन पहले बनी थीं। निष्कर्ष के नीचे डॉ कुमार ने एक छोटी सी पंक्ति जोड़ी। निजी अंगों, पेट, जांघों या छाती पर चोट के कोई निशान नहीं है। लंबे समय तक चोट के कोई संकेत नहीं मिले। चोटें आत्मरक्षा प्रतिक्रिया या सामान्य शारीरिक टक्कर के अनुरूप हैं। हालांकि एक यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में इतना ही एक भयंकर लहर पैदा करने के लिए काफ़ी था। जब फोरेंसिक परिणाम जांच कक्ष में भेजे गए तो पूछताछ अधिकारी ने तुरंत अंजलि को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया। पूछताछ कक्ष में उसने अभी भी एक सफ़ेद हुडी पहन रखी थी, जिसकी आस्तीनें ने उसकी कलाई से आगे तक खींची हुई थीं। उसके बाल एक साफ सुथरे पोनीटेल में बंधे थे और उसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं। चोटों के कारण के बारे में पूछे जाने पर अंजलि ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, दिवाली से 1 हफ्ता पहले लगभग 1 बजे मैं सो रही थी जब पापा अंदर आए।
उन्होंने कहा कि वह बात करना चाहते हैं और मेरे बिस्तर के पास बैठ गए। मैंने दीवार की ओर मुंह कर लिया, लेकिन उन्होंने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा और मुझे अपनी ओर जोर से खींचा। मैंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बलपूर्वक बैठा दिया। मैं भागकर बाथरूम में छिप गई और सुबह तक वहीं रही। अधिकारी ने पूछा कि उसने किसी को क्यों नहीं बताया। अंजलि ने उत्तर दिया, मैंने अपने प्रेमी को बताया था, लेकिन मुझे डर था कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। वह दूसरों की नज़र में एक सम्मानित व्यक्ति हैं। जब फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा गया, फाइल का नाम अनाम रिकॉर्डिंग एक था। अंजलि ने बस सिर हिलाया। मैंने इसे पिछले महीने रिकॉर्ड किया था। वह हर बार जब मेरे कमरे में आते थे तो ऐसे अस्पष्ट वाक्य कहते थे। मैंने अपना फ़ोन तकिए के नीचे रखकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी और सोने का नाटक किया। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को बाद में निकाला गया। शोरगुल वाली ध्वनि में हल्की सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी और फिर श्री प्रकाश की आवाज़, तेज़ नहीं लेकिन हर शब्द साफ था। चिल्लाओ मत, पापा को बस जल्दी से करने दो। एक लंबी खामोशी छा गई। फिर खिड़की के हल्के से टकराने की आवाज़। कोई चीख नहीं, कोई प्रतिरोध की आवाज़ नहीं, लेकिन बस उस वाक्य से ही सोशल मीडिया पर तुरंत आग लग गई। मामले की खबर न जाने कहाँ से लीक हो गई, लेकिन सिर्फ एक रात में एक आंतरिक जांच के शांत मामले से ये कहानी इंटरनेट पर सबसे गर्म विषय बन गई। जस्टिस फॉर अंजलि टॉप ट्रेंड करने लगा। समाचार साइटों ने एक साथ सुर्खियां बटोरी। पालक पिता पर कई वर्षों तक शोषण का आरोप। पीड़िता ने पहले ही प्रेमी से मदद मांगी थी। पिता की डरावनी ऑडियो रिकॉर्डिंग, चिल्लाओ मत, पापा को बस जल्दी से करने दो। जनता दो गुटों में बंट गई। एक गुट का मानना था कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। एक 18 साल की लड़की इतनी भयानक कहानी क्यों गढ़ेगी? फोरेंसिक ने चोटों का निष्कर्ष निकाला है। रिकॉर्डिंग भी स्पष्ट है। उस आदमी पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। दूसरा गुट सतर्क था, जल्दी निष्कर्ष पर न पहुंचे। कोई नहीं जानता कि किसी के परिवार में वास्तव में क्या होता है। संदर्भ से बाहर निकाले गए एक वाक्य को एकमात्र सबूत नहीं माना जा सकता। लेकिन उस समय विश्वास पूरी तरह से अंजलि की ओर झुक गया था। श्री प्रकाश, जो कभी एक आदर्श पालक पिता थे, निंदा का पात्र बन गए। एक फेसबुक अकाउंट जिसने खुद को एक पूर्व छात्र होने का दावा किया ने लिखा, प्रकाश सर महिला छात्रों को अजीब तरह से देखते थे। मैं एक बार असहज महसूस कर चुकी हूँ। एक व्यक्ति जिसने उनके पुराने स्कूल में काम किया था ने भी लिखा, वह हमेशा सभी से दूरी बनाए रखते थे, मिलनसार नहीं थे। एक बार मैंने उन्हें एक छात्रा के कंधे पर बहुत देर तक हाथ रखे देखा, बिना किसी सत्यापन के। इन पंक्तियों ने आग में घी डालने का काम किया। श्री प्रकाश की पुरानी तस्वीरें, अंजलि को स्कूल ले जाते हुए उनकी तस्वीरें, स्नातक समारोह में उसका हाथ पकड़े हुए उनकी तस्वीरें अब दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियों के साथ फिर से साझा की जा रही थी। हिरासत में श्री प्रकाश को फोरेंसिक परिणामों और ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में सूचित किया गया। वह बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने एक कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे याद है उस बार अंजलि को बुखार था। मैं आधी रात को उसके कमरे में गया, अपना हाथ उसके माथे पर रखा और उसे धीरे से हिलाया। मैंने कहा, चिल्लाओ मत, पापा को बस जल्दी से करने दो। मेरा मतलब था तापमान लेना। मैं इसे बगल में रखने वाले थर्मामीटर से माप रहा था, कान वाले से नहीं। उस वाक्य का वह मतलब नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। जांचकर्ता ने फिर पूछा, तो चोट के निशान का क्या? उन्होंने अपने होंठ काटे और उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि बच्ची खेलकूद के दौरान या कहीं और टकरा गई हो। मैंने उसे कभी जोर से नहीं खींचा। अगर मैंने गलती से सड़क पार करते समय उसका हाथ पकड़ लिया तो क्या उसे भी खींचना कहा जाएगा? यह स्पष्टीकरण
बहुत कमज़ोर लग रहा था। पुलिस केवल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती थी, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते थे। शेष कैमरा फुटेज की जांच करना। दोस्तों, पड़ोसियों, पूर्व शिक्षकों से जानकारी की समीक्षा करना। दिवाली के तीसरे दिन अंजलि को एक और बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने वाराणसी की पारंपरिक बैंगनी रंग की साड़ी पहन रखी थी और अपने प्रेमी के साथ थी, जिस पर जांच टीम को कुछ पुनर्प्राप्त संदेशों से संदेह होने लगा था। जब वह पूछताछ कक्ष में दाखिल हुई तो अंजलि की आंखें ठंडी और दृढ़ थीं। उसने अभी भी जोर देकर कहा, मेरे पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। जब राहुल के साथ चैट के बारे में पूछा गया, जिसमें उसने लिखा था, अगर इस मामले को बड़ा बना दिया जाए तो निश्चित रूप से वह संपत्ति छोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, अंजलि ने बस कहा, यह तब था जब मैं गुस्से में थी। मैंने देखा कि वह पुनर्विवाह करने की योजना बना रहे थे। मुझे छोड़ दिए जाने का डर था, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि मेरा शोषण हुआ था। उस वाक्य ने कमरे में माहौल को भारी कर दिया। पूछताछ के बाद एक युवा जांचकर्ता ने चुपचाप अपनी नोटबुक में लिखा, दोषी हो सकता है या नहीं भी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अब एक पीड़ित और एक शोषक के बीच का एक साधारण मामला नहीं है। यह विश्वास का संकट है और इसके पीछे और भी कई परतें हैं। अध्याय 5। पड़ोसी। दिवाली के चौथे दिन जांच टीम श्रीमती सविता से मिलने गई, जो लगभग 12 वर्षों तक श्री प्रकाश के घर के बगल में रहती थीं। अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और हरिद्वार में अपने गृहनगर चली गई हैं। वह 60 के दशक की एक महिला थी, छोटे कद की, थोड़े सफ़ेद बालों वाली, और उनकी आवाज़ में अभी भी वाराणसी का हल्का लहजा था। जब उन्हें एक गवाह के रूप में बुलाया गया तो उन्होंने संकोच नहीं किया, बस एक वाक्य कहा, अगर मैं कुछ जानती हूँ और नहीं बताती तो मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। श्रीमती सविता श्री प्रकाश की रिश्तेदार या करीबी दोस्त नहीं थीं, लेकिन वह एकमात्र व्यक्ति थीं जिन्होंने श्री प्रकाश द्वारा अंजलि को बचपन से पालने की लगभग पूरी प्रक्रिया देखी थी। दोनों घरों को केवल एक दीवार अलग करती थी, एक पुरानी पतली ईंट की दीवार। इसीलिए कभी कभी अगर कोई जोर से बात करता तो बातचीत साफ सुनाई देती थी। इसीलिए उनकी गवाही का बहुत व्यावहारिक महत्व था, भले ही यह कानूनी सबूत न हो। पुलिस स्टेशन में सत्र के दौरान श्रीमती सविता ने एक ऐसे वाक्य से शुरुआत की जिसे सभी ने तुरंत नोट कर लिया। श्री प्रकाश अपनी बेटी से प्यार करते थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उनका प्यार उस बच्ची के चारों ओर कांटेदार तार की तरह था। उन्होंने बताया कि जब अंजलि पहली बार आई थी तो वह एक पतली सांवली बच्ची थी, अजनबियों से डरती थी। उसके बाल बेतरतीब थे और उसकी त्वचा पर कुछ जन्मजात नीले निशान थे। उस समय हर कोई चिंतित था, यह सोचकर कि बच्चे को पालना मुश्किल होगा, लेकिन श्री प्रकाश धैर्यवान थे। हर सुबह जल्दी उठकर दलिया पकाते, बच्चे को धूप में नहलाने के लिए बरामदे में ले जाते और परियों की कहानियों के बजाय रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते थे। हर कोई जो देखता था भावुक हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे अंजलि बड़ी होती गई वह और अधिक अंतर्मुखी होती गई। जब वह 6 साल की थी तो वह स्कूल में अच्छी थी, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। स्कूल से घर आते ही वह अपने कमरे में चली जाती और दरवाज़ा बंद कर लेती और रात में चुपचाप रात के खाने के लिए बाहर निकलती थी। पड़ोस के बच्चों की तरह कोई हंसी मजाक नहीं था। कभी भी खुशमिजाज आवाज़ में पापा कहने की आवाज़ नहीं सुनी गई। श्रीमती सविता ने कहा कि श्री प्रकाश ने कभी अपनी बेटी को नहीं मारा, लेकिन वह इतने सख्त थे कि बड़े भी उनसे डरते थे। अगर बच्ची कुछ गलत करती तो वह चिल्लाते नहीं,
डांटते नहीं, बस उसे घूरते रहते थे। वह नज़र गुस्से की नहीं बल्कि निराशा की होती थी, जैसे कि बच्ची ने किसी बहुत बड़ी चीज़ के साथ विश्वासघात किया हो। जब अंजलि के रोने के बारे में पूछा गया तो श्रीमती सविता ने सिर हिलाया। कई बार, खासकर जब वह मिडिल स्कूल में थी, एक बार दोपहर की धूप में मैंने उसे घर के बरामदे के नीचे सिकुड़कर बैठे देखा, अपना स्कूल बैग पकड़े हुए। उसका चेहरा उसके घुटनों में दबा हुआ था और उसके कंधे कांप रहे थे। मैं दरवाज़ा खटखटाने गई और पूछा। श्री प्रकाश ने बस कहा, बच्ची के नंबर कम आए हैं, मुझे उसे जीवन जीने का तरीका फिर से सिखाना होगा। उस वाक्य को श्रीमती सविता कभी नहीं भूली। मैंने उन्हें सलाह दी कि आजकल बच्चों को केवल आदर्शों से शिक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा, मैं उसे खुश करने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, मैं उसे सिखा रहा हूँ ताकि वह जीवन पर बोझ न बने। वह रुकी, चाय का एक घूंट लिया और फिर धीरे धीरे बोली, मुझे लगता है कि शायद वह अपनी बेटी से बहुत ही निरपेक्ष तरीके से प्यार करते थे, और निरपेक्ष प्रेम अक्सर सुरक्षा के बजाय बेड़ियां बन जाता है। हालांकि जब सीधे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी श्री प्रकाश को अंजलि के साथ असामान्य रूप से अंतरंग व्यवहार करते देखा है, उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैंने उन्हें कभी भी गलत तरीके से बच्ची को छूते नहीं देखा, लेकिन मैंने उन्हें उसके कमरे के दरवाजे के सामने बहुत देर तक खड़े देखा है। एक बार लगभग 2 बजे मैं शौचालय जाने के लिए उठी। मैंने बरामदे पर किसी के दबे पांव चलने की आवाज़ सुनी। दरवाजे की दरार से झांका तो देखा कि वह एक मूर्ति की तरह खड़े अपनी बच्ची के कमरे में देख रहे थे। मैंने सोचा कि वह बच्चे के बीमार होने की चिंता कर रहे हैं, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो ये थोड़ा डरावना लगता है। जांचकर्ताओं ने उस विवरण को नोट किया। यह सबूत के रूप में पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह तेजी से जटिल होती मनोवैज्ञानिक तस्वीर में एक टुकड़ा था। एक बार श्रीमती सविता ने आगे कहा, मैंने अंजलि को उसके कमरे में रोते हुए सुना। रोने की आवाज़ दबी हुई थी, जैसे वह अपने दांत भींचकर रो रही हो। मैं दरवाज़ा खटखटाने वाली थी, लेकिन मुझे डर था कि इससे वह शर्मिंदा हो जाएगी। वह बच्ची ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह अपने आप में रहती थी, अपने पिता से डरती थी और साथ ही किसी तरह से उनसे बंधी हुई थी, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सत्र के अंत में एक अधिकारी ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि अंजलि ने संघर्ष के कारण अपने पालक पिता से बदला लेने के लिए कहानी गढ़ी है। श्रीमती सविता ने बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि वह एक बुरी इंसान है, लेकिन मुझे लगता है कि वह एक ऐसी बच्ची थी जिसे शुरू से ही प्यार की कमी थी, और अगर उस कमी को सही तरीके से पूरा नहीं किया जाता है तो वह आक्रोश में बदल जाती है। एक बार जब उसे लगता है कि उसे छोड़ दिया गया है, भले ही यह सिर्फ एक भावना हो, तो वह इस तरह से प्रतिक्रिया करेगी जैसे कि दुनिया उसके खिलाफ है। सत्र के अंत में श्रीमती सविता ने सही या गलत पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस कहा, मुझे नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है। मैं केवल ये जानती हूँ कि कुछ दर्द होते हैं जो आंखों से नहीं देखे जा सकते, और कुछ गलतफहमियां होती हैं जिन्हें तब तक कोई नहीं समझा सकता जब तक कि सब कुछ बिखर न जाए। गवाही सत्र के बाद श्रीमती सविता के बयान को समग्र फाइल में शामिल किया गया। बाहर जनता का आक्रोश अभी भी उबल रहा था। अंजलि की हर नई सोशल मीडिया पोस्ट को हजारों बार साझा किया जा रहा था। वह अब सच्चाई के लिए खड़े होने की हिम्मत का प्रतीक बन गई थी। समर्थन, प्रोत्साहन के शब्द, उसके लिए विशेष रूप से लिखी गई कविताएं और गीत आग की तरह फैल गए। लेकिन जो लोग जांच का काम कर रहे थे, उनके मन में कुछ ऐसा था जो लगातार असहज कर रहा था। पहेली के टुकड़े एक साथ फिट होने के बजाय नई दरारें खोल रहे थे। एक शांत
अंतर्मुखी लड़की अचानक देश के ध्यान का केंद्र बन गई। एक पालक पिता जिसे कभी एक आदर्श कहा जाता था, अब उसे एक राक्षस कहा जा रहा था। जो चीजें भौतिक साक्ष्य की तरह ठोस लगती थीं, वे अब भावनात्मक संदर्भ में रखे जाने पर नाजुक हो गईं। एक जांच में विश्वास सबसे नाजुक चीज है, और इस मामले में हर कोई इस पर दांव लगा रहा था। भले ही कोई भी निश्चित नहीं था कि यह सच्चाई के पक्ष में खड़ा है या डर के पक्ष में। अध्याय 6। पिता नहाते समय घूरते थे। दिवाली का 5वां दिन, जब टेलीविजन समाचार बुलेटिनों ने साल की शुरुआत की घटनाओं का पुनर्कथन शुरू ही किया था, अंजलि और श्री प्रकाश का मामला अब कोई अलग थलग मामला नहीं रह गया था। यह एक राष्ट्रीय विषय बन गया था, जहां मीडिया, जनता, सामाजिक समूह, नागरिक समाज और यहाँ तक कि आम लोग भी अपना फैसला सुनाने के लिए कूदना चाहते थे। और उसी दिन एक अप्रत्याशित नाम सामने आया, प्रिया, जो मिडिल स्कूल से लेकर 11वीं कक्षा तक अंजलि की पुरानी सहपाठी थी। प्रिया टेलीविजन पर नहीं आई। उसने लाइव स्ट्रीम नहीं किया। उसने बड़े बड़े शब्दों में बात नहीं की। उसने बस चुपचाप हॉटलाइन के माध्यम से जांच एजेंसी से संपर्क किया, एक संदेश छोड़कर, मेरा नाम प्रिया है, मैं अंजलि की पुरानी सबसे अच्छी दोस्त हूं, मुझे कुछ कहना है। अगली सुबह जांचकर्ता लेह प्रिया से उसके घर पर मिलने गए। लगभग 20 वर्षीय लड़की अब शहर के केंद्र में एक बड़ी किताबों की दुकान में सेल्स असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थी। प्रिया का किराए का कमरा तंग लेकिन साफ सुथरा था। पुरानी ऑटोग्राफ की तस्वीरों से भरा हुआ था। उनमें से कुछ में अंजलि डीएवी इंटर कॉलेज की वर्दी में उज्ज्वल रूप से मुस्कुरा रही थी। प्रिया ने किसी के पूछने का इंतजार नहीं किया। उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। मैं और अंजलि 6ठी से 11वीं कक्षा तक साथ थे। पहले हम बहुत करीब थे। स्कूल के बाद हम एक दूसरे के घर होमवर्क करने जाते थे। कभी कभी वहीं सो भी जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, अंजलि बदल गई। उसने सीधे जांचकर्ता की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी। अंजलि ने मुझे एक बार बताया था कि उसके पालक पिता उसे नहाते समय छिपकर देखते थे। एक बार हम कमरे में नाश्ता कर रहे थे और अंजलि रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मुझे लगता है कि पापा मुझे अजीब तरह से देखते हैं। हर बार जब मैं कपड़े बदलती हूँ तो मुझे लगता है कि वह पास से गुजरते हैं और फिर कुछ सेकंड के लिए बिना कुछ कहे रुक जाते हैं। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन उस समय अंजलि बहुत घबराई हुई थी, जैसे उसे किसी ऐसी चीज से डर लग रहा हो जिसका वह नाम नहीं ले सकती। प्रिया ने आगे बताया कि गर्मियों में जब दोस्त तैरने के लिए बुलाते तो अंजलि हमेशा मना कर देती। वह कभी भी छोटी आस्तीन वाली शर्ट नहीं पहनती थी, भले ही मौसम 38 डिग्री से अधिक गर्म हो। एक बार शारीरिक शिक्षा की कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को स्पोर्ट्स शर्ट में बदलने के लिए कहा। अंजलि ने ऐसा नहीं किया। जब शिक्षक ने उसे याद दिलाया तो अंजलि ने बहाना बनाया कि उसे बुखार है। तभी प्रिया ने देखा कि अंजलि के कंधे पर एक छोटा सा निशान है, जैसे किसी नुकीली चीज से खरोंच लगी हो। मैंने पूछा तो अंजलि ने टाल दिया। बस कहा, घर की बात है, मत पूछो। मैंने भी और पूछने की हिम्मत नहीं की। बाद में प्रिया और अंजलि का रिश्ता टूट गया। उसने बताया कि अंजलि बदलने लगी और अधिक चुप और अधिक चिड़चिड़ी हो गई। वह अक्सर गुस्सा हो जाती थी। उसकी बातों में हमेशा संदेह का भाव रहता था। एक बार मैं एक दूसरे लड़के के साथ खेल रही थी। अंजलि आई, मुझे देखा और चली गई। अगले दिन उसने पूरे दिन स्कूल की छुट्टी कर ली। जब मैंने पूछा तो अंजलि ने संदेश भेजा, मैं तुमसे नफरत करती हूं क्योंकि तुम लड़कों पर आसानी से विश्वास कर लेती हो। तब से वे करीब नहीं रहे।
जांच टीम ने प्रिया को धन्यवाद दिया और पूरे सत्र को रिकॉर्ड कर लिया। उसी समय अंजलि का एक पूर्व प्रेमी करण, जो उसे 11वीं कक्षा में मिला था, ने भी स्वेच्छा से संपर्क किया। उसे दोपहर में पुलिस स्टेशन में बयान देने के लिए बुलाया गया। करण निर्माण इंजीनियरिंग का दूसरे वर्ष का छात्र था। लंबा, छोटे बाल और उसका चेहरा उसकी उम्र से थोड़ा परिपक्व दिखता था। जब अंजलि के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उसने टालमटोल नहीं की। हम लगभग 3 महीने से अधिक समय से एक दूसरे को जानते थे। अंजलि पहली लड़की थी जिससे मैंने सच में प्यार किया, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। कभी पास, कभी दूर, कभी ऐसा लगता था कि वह बहुत प्यार करती है, कभी ऐसा लगता था कि वह सब कुछ से भागना चाहती है। करण ने बताया, एक बार अंजलि बारिश की रात में उसके किराए के कमरे में आई। बहुत रो रही थी। जब उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने बस कहा, मैं सभी मर्दों से नफरत करती हूँ। मैं बस यह देखने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम मेरे पापा जैसे हो या नहीं। उस समय मुझे लगा कि उसे कोई बहुत गहरी चोट लगी है। अंजलि ने एक बार कहा था, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, खासकर रिश्तेदारों पर। एक बार मैंने गलती से उसका हाथ थोड़ा ज्यादा देर तक पकड़ लिया। अंजलि ने उसे वापस खींच लिया और कहा, उनके जैसे मत बनो। जब पूछा गया कि वह कौन है, तो उसने बस सिर हिला दिया। एक बार वह आधी रात को सपने में चिल्लाई, पापा मत करो, और फिर उठकर रोने लगी। जब मैंने उसे गले लगाया तो उसने मुझे धक्का दे दिया। अगले दिन अंजलि ने बिना किसी कारण के रिश्ता तोड़ दिया। करण के बयान ने जांचकर्ताओं को भ्रमित कर दिया। ये सब भावनात्मक था, कानूनी सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसने एक बात को मजबूत किया। अंजलि अपने भीतर एक तरह की चोट लिए हुए थी जिसे स्पष्टीकरण से मिटाया नहीं जा सकता था। हालांकि करण के साथ काम करने की प्रक्रिया में ही तकनीकी टीम ने कुछ संदिग्ध पाया। करण और अंजलि के बीच के संदेशों में एक अंश हटा दिया गया था, लेकिन उसे पुनर्प्राप्त किया गया। सामग्री इस प्रकार थी, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो बस मेरे प्रेमी होने का नाटक करो। मुझे बस किसी की ज़रूरत है यह साबित करने के लिए कि मैं मानसिक रूप से स्थिर हूँ। इस मामले को मैं खुद संभाल लूँगी। मुझे बस ये चाहिए कि वह अपनी सारी इज्जत खो दे ताकि कोई उस पर विश्वास न करे। यह संदेश लगभग 1 महीने पहले भेजा गया था, यानी अंजलि द्वारा श्री प्रकाश पर आरोप लगाने से लगभग 1 महीने पहले जांच टीम को संदेह होने लगा कि आरोप लगाने में कोई योजना थी, या कम से कम मकसद केवल न्याय पाना नहीं था। अंजलि द्वारा जानबूझकर एक रिश्ता बनाना और फिर उसे एक योजना के हिस्से के रूप में उपयोग करने के तथ्य ने कहानी को पीड़ित के पद से हटाकर एक मनोवैज्ञानिक अंधेरे क्षेत्र में डाल दिया। उसी दिन एक आपराधिक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ को सलाहकार के रूप में जांच टीम में आमंत्रित किया गया। डॉ. मीना राव, जो किशोर मनोविज्ञान से जुड़े कई मामलों का विश्लेषण कर चुकी थी। मामले की फाइल पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रही कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन अगर अंजलि वास्तव में एक पीड़ित है तो उसका व्यवहार अत्यधिक रक्षात्मक होने की प्रवृत्ति दिखा रहा है। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो लंबे समय तक मानसिक शोषण का शिकार हुए हैं। लेकिन अगर वह एक कहानी बना रही है तो ये एक खतरनाक विकास है, क्योंकि ये जनता, प्रेस और यहाँ तक कि जांच एजेंसी की प्रतिक्रिया की समझ के आधार पर योजनाबद्ध है। उन्होंने एक ऐसे वाक्य के साथ निष्कर्ष निकाला जिसे सभी को नोट करना पड़ा। एक प्रकार की चोट होती है जो शारीरिक शोषण से नहीं आती है, बल्कि बहुत लंबे समय तक मन को नियंत्रित किए जाने से आती है। और जब वह बच्चा विद्रोह करता है
तो वह पूरे समाज को यह विश्वास दिलाएगा कि उसे नष्ट कर दिया गया था। दिवाली का छठा दिन एक आंतरिक ज्ञापन के साथ समाप्त हुआ। दोस्तों के बयानों से यह तर्क मजबूत होता है कि अंजलि को बचपन से मनोवैज्ञानिक आघात था, लेकिन साथ ही यह संदेह भी पैदा होता है कि यह आघात सीधे गलत काम से नहीं बल्कि एक चरम परवरिश शैली से आया हो सकता है। श्री प्रकाश पर आरोप लगाने के लिए अभी तक पर्याप्त आधार नहीं है, लेकिन इस संभावना को खारिज न करने के पर्याप्त कारण है कि यह मामला व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए गढ़ा गया था। जांच जारी रही, लेकिन जांच टीम की नज़र में अब चीज़ें केवल सही या गलत, सफ़ेद या काले के बारे में नहीं थीं। यह एक शतरंज का खेल था जहां हर मोहरा एक टूटी हुई आत्मा के टुकड़े जैसा दिखता था। अध्याय 7, वसीयत और पुनर्विवाह का इरादा। जांच टीम दिवाली के 7वें दिन की दोपहर को घर नंबर 37 पर लौटी। इस समय तक तलाशी का काम लगभग पूरा हो चुका था। कैमरे, हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सभी जब्त कर लिए गए थे, लेकिन कानूनी अधिकारी के सुझाव पर उन्हें संपत्ति के कागजात, घर के रिकॉर्ड और विशेष रूप से वसीयत की फिर से जांच करने की आवश्यकता थी। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। किताबों की अलमारी के निचले दराज में पुराने साहित्यिक पांडुलिपियों और टाइप की हुई कविताओं के संग्रह के बगल में जांच टीम को एक सीलबंद कागज का लिफाफा मिला। बाहर श्री प्रकाश की लिखावट में स्पष्ट रूप से लिखा था, वसीयत, मेरे जीवित रहते न खोलें। सील पुरानी थी, भूरे रंग के गोंद से चिपकी हुई थी। यह दर्शाता है कि यह लंबे समय से रखी हुई थी। जब इसे खोला गया तो अंदर एक नोटरीकृत हस्तलिखित वसीयत थी, जिस पर पिछले साल जून की तारीख थी। सामग्री बहुत स्पष्ट थी। मैं प्रकाश गुप्ता, जन्म 1967, वर्तमान में 37, 5 संकट मोचन रोड, वाराणसी में रहता हूँ। पूरी तरह से स्वस्थ दिमाग की स्थिति में और बिना किसी दबाव के यह वसीयत स्थापित करता हूँ। मैं अपनी सारी संपत्ति, जिसमें मेरा वर्तमान घर, लगभग 2 लाख रुपए का बैंक खाता शामिल है, मेरे प्रकाशित कार्यों के सभी कॉपीराइट मेरी कानूनी रूप से गोद ली हुई बेटी अंजलि शर्मा, जन्म 2005 को देता हूँ। इसका कारण यह है कि मेरी कोई जैविक संतान नहीं है और अंजलि वह व्यक्ति है जिसे मैंने बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला है। यह मेरा स्वैच्छिक निर्णय है। सबसे नीचे हस्ताक्षर, एक नोटरी की मुहर और 3 शब्द अपरिवर्तनीय थे। ये, अगर अलग से विचार किया जाए, तो एक ऐसे पिता की छवि को और मजबूत करेगा जो बिना किसी गणना के अपनी बेटी से प्यार करता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि 1 महीने से अधिक समय पहले श्री प्रकाश ने रेखा नाम की एक महिला से मिलना शुरू किया था, जो गोदौलिया बाजार के पास एक प्राथमिक विद्यालय में अकाउंटेंट का काम करती थी। दोनों एक पूर्व शिक्षक सम्मान समारोह में मिले थे और उनका रिश्ता काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा। श्री प्रकाश एक बार श्रीमती रेखा को घर लाए थे और पड़ोसियों से मिलवाया था, जैसा कि गली के कोने वाली कमला आंटी और कुछ अन्य गवाहों ने बताया था। लेकिन उस मुलाकात के ठीक 1 हफ्ते बाद अंजलि में स्पष्ट बदलाव के संकेत दिखने लगे। वह अक्सर देर रात तक बाहर रहने लगी। जब वह घर आती तो वह खाना नहीं खाती, बात नहीं करती। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने एक बार उसे बरामदे के बाहर खड़े देखा था। उसका चेहरा लोहे की तरह सख्त था। वह श्रीमती रेखा को रसोई के अंदर बर्तन धोते हुए देख रही थी। उस रात श्री प्रकाश ने एक ऐसा वाक्य कहा था जिसे कमला आंटी कभी नहीं भूली। शायद मैंने ये सोचकर गलती की कि मुझे एक बच्चे को वह चीज़ें स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का अधिकार है जिनकी मुझे ज़रूरत है।
जांच टीम ने इन संकेतों का अनुसरण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि शायद अंजलि को श्री प्रकाश के रिश्ते के बारे में पता चल गया था और इससे एक संघर्ष पैदा हो गया था। उन्होंने अंजलि के फ़ोन की जांच शुरू की, जिसे पहले ही जब्त कर लिया गया था, और एक अवर्गीकृत वॉइस रिकॉर्डिंग में उन्हें एक फुसफुसाहट मिली। अगर उन्होंने शादी करने की हिम्मत की तो मैं सब कुछ बताने की हिम्मत करूंगी। उस चेतावनी ने एक नई परिकल्पना को जन्म दिया। क्या अंजलि पुनर्विवाह को रोकने के तरीके के रूप में आरोप का उपयोग कर रही थी, या इससे भी बदतर, क्या यह श्री प्रकाश द्वारा अपनी वसीयत बदलने से पहले अपने अधिकारों का दावा करने का एक उपकरण था? जब इस मुद्दे के बारे में पूछा गया तो अंजलि ने टालमटोल नहीं की। इसके विपरीत उसने सीधे जांचकर्ता की आंखों में देखा और पहले से कहीं अधिक ठंडी आवाज में जवाब दिया, हाँ, मुझे पता था कि वह किसी और से मिल रहे हैं, और मुझे पता था कि अगर उन्होंने शादी कर ली तो मुझे उस घर में और नहीं रहने दिया जाएगा। वह मेरे लिए वसीयत नहीं छोड़ेंगे। मैं एक गोद ली हुई बेटी हूँ। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मुझे डर था कि मुझे एक बार फिर से छोड़ दिया जाएगा। जांचकर्ता ने आगे पूछा, तो क्या आपने दबाव बनाने के लिए आरोप का इस्तेमाल किया? अंजलि थोड़ी देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं इसे लंबे समय से कहना चाहती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। जब तक मुझे यह पता नहीं चला कि वह शादी करने की योजना बना रहे हैं। जब मैंने उनका सामना किया तो वह डर गए। उन्होंने कहा, मामले को बड़ा मत बनाओ बेटी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तभी मुझे समझ आया। वह जानते थे कि उन्होंने गलती की है। उस जवाब को पूरी तरह से रिकॉर्ड किया गया। उसकी आवाज़ कांप नहीं रही थी, उसकी आंखें बच नहीं रही थीं। एक बाहरी व्यक्ति के लिए वह एक वास्तविक पीड़ित की तरह लग रही थी, आहत, धोखा खाई हुई, परित्यक्त। और इसने पूरी जनता को विश्वास दिलाया कि श्री प्रकाश दोषी हैं। पूछताछ के बाद सोशल मीडिया पर फिर से हंगामा मच गया। अंजलि का एक पुराना संदेश एक दोस्त के साथ निकाला गया। एक अंश में लिखा था, उन्हें लगता है कि मैं हमेशा चुप रहूंगी, लेकिन मैं अब काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। ऑनलाइन समुदाय ने उसे न्याय के लिए खड़ी होने वाली साहसी बेटी, प्यार के नाम पर नियंत्रित किए गए बच्चों की आवाज़ कहा। श्री प्रकाश पर मुकदमा चलाने की मांग हर जगह गूंजने लगी। वकीलों के एक समूह ने अंजलि को दीवानी मुकदमा दायर करने में सहायता करने का प्रस्ताव दिया। अगर आपराधिक आरोप के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, कुछ अखबारों ने सुर्खियां बटोरीं, पालक पिता का प्यार या एक बीमार दिखावा। कविता लिखने वाला पिता असल में एक छिपा हुआ अपराधी था। लेकिन एक बात कम ही लोग जानते थे। हिरासत कक्ष के कोने में, जहां श्री प्रकाश को दिवाली के दिनों में रखा गया था, उन्होंने कभी वकील नहीं बुलाया। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, क्या वो बच्ची कुछ खा रही है? और फिर चुपचाप बैठे रहे, कुछ और नहीं कहा। पुलिस ने एक प्रारंभिक अस्थायी निष्कर्ष रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया था, जिसमें वसीयत और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में नए खोजे गए विवरणों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था, जो संघर्ष पैदा कर सकते थे। यद्यपि आरोप लगाने के लिए अभी तक पर्याप्त आधार नहीं थे, लेकिन बदले की भावना या संपत्ति विवाद के संकेत थे। मामले को स्पष्ट करने के लिए पीड़ित के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता थी, लेकिन जनता के लिए सब कुछ दिन के उजाले की तरह साफ था। उनकी नज़र में श्री प्रकाश एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बेटी से प्यार किया और फिर उसे छोड़ दिया, और अब उसे कीमत चुकानी पड़ रही थी। मामला अपने चरम पर पहुंच गया था। बस एक अंतिम निष्कर्ष का इंतजार था। अध्याय 8, नया मोड़। दिवाली के 8वें दिन डिजिटल फोरेंसिक टीम ने दोपहर भर डेटा विश्लेषण कक्ष में काम किया, जो प्रांतीय पुलिस मुख्यालय का सबसे शांत स्थान था।
सभी वर्कस्टेशन चालू थे। स्क्रीन पर वास्तविक समय में स्क्रॉल करते हुए लॉग लाइनों की एक श्रृंखला दिखाई दे रही थी। एन्क्रिप्शन, फ्रेम, एक्सेस समय, बैकअप समय, कनेक्टेड डिवाइस, आईपी पोर्ट। लेफ्टिनेंट आनंद, एक सुरक्षा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, श्री प्रकाश के घर में स्थापित दालान कैमरे के हर मेटाडेटा लाइन को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें पहली जांच से ही कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने स्टोरेज डिवाइस से पूरा सिस्टम लॉग निकाला, तभी सब कुछ एक उल्टे नक्शे की तरह सामने आया। पहली चीज जिसने ध्यान खींचा वह थी डिवाइस एक्सेस हिस्ट्री। 25 तारीख को, जिस समय वीडियो में श्री प्रकाश को 2 बजे अंजलि के कमरे में प्रवेश करते दिखाया गया था, सिस्टम ने एक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके एक एक्सेस दर्ज किया था। एक्सेस करने वाला डिवाइस एक सैमसंग गैलेक्सी A12 फ़ोन था। मैक पता अंजलि के फ़ोन से मेल खाता था। न केवल एक्सेस किया गया था, बल्कि सिस्टम समय को रीसेट करने का एक ऑपरेशन भी था, यानी कैमरे की आंतरिक घड़ी को समायोजित करना। तकनीकी रूप से यह पूरे वीडियो के टाइम स्टैम्प को बदल सकता है, यहाँ तक कि अलग अलग समय पर शूट किए गए फुटेज को भी वर्तमान समय में होने के रूप में गलत समझा जा सकता है। लेफ्टिनेंट आनंद ने तुरंत मूल हार्ड ड्राइव से कैमरा डेटा की तुलना हटाए जाने से पहले के मूल मेटा डेटा से की। परिणाम ने उन्हें कुछ सेकंड के लिए चुप करा दिया। 25 तारीख को सुबह 6 बजे श्री प्रकाश को अंजलि के कमरे में प्रवेश करते हुए दिखाने वाला वीडियो वास्तव में 20 तारीख को रात 9:32 बजे रिकॉर्ड किया गया था। यह विसंगति विश्वास प्रणाली में एक बड़ी दरार थी। तकनीकी टीम ने विश्लेषण जारी रखा। यह पता चला कि पुरानी फाइलों को हटाने और उन्हें एक नकली बैकअप के साथ ओवरराइट करने का ऑपरेशन एक्सेस के लगभग 12 घंटे बाद किया गया था। यह तरीका पेशेवर नहीं था, लेकिन इसने शुरुआती तौर पर जांच करने वालों को धोखा दे दिया। आनंद ने पूरी रिपोर्ट संकलित की, 10 पेज प्रिंट किए और लाल पेन से असामान्य बिंदुओं को चिह्नित किया। वह दोपहर 3 बजे जांच कक्ष में दाखिल हुए, मेजर वर्मा के सामने मेज पर फाइल रखी और कहा, कैमरे पर पूरी रिपोर्ट। समय का भ्रम पैदा करने के लिए सभी शुरुआती डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। श्री प्रकाश रात में अंजलि के कमरे में गए होंगे, यह सच है, लेकिन दर्ज की गई रात को नहीं। डेटा तक पहुंचने और उसे संपादित करने वाली व्यक्ति अंजलि है। 1 मिनट की खामोशी छा गई। कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल एयर कंडीशनर की आवाज और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक थी, जो हर गुजरते सेकंड पर जोर दे रही थी कि सच्चाई संदेह की ओर वापस जा रही है। मेजर वर्मा ने पूछा, क्या तुम निश्चित हो? निश्चित। सिस्टम पर निशान स्पष्ट हैं। अंजलि का फोन आईपी कैम्प प्रबंधन एप्लीकेशन के माध्यम से सिस्टम से जुड़ा था। केवल उसके पास सहायक पासवर्ड था। बाहर से किसी भी जबरदस्ती का कोई संकेत नहीं है। यह एक जानबूझकर किया गया ऑपरेशन है। ऑडियो का अभी भी विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन इसे कई अलग अलग खंडों से संपादित किए जाने की संभावना है। पृष्ठभूमि शोर में एक असामान्य दोहराव है। उसी समय फोरेंसिक टीम से एक दूसरी रिपोर्ट अभी भेजी गई थी। अंजलि के हाथ पर चोट के निशान के बनने का समय उसके द्वारा बताए गए समय से मेल नहीं खाता था। अंजलि ने कहा था कि श्री प्रकाश ने उसे दिवाली से लगभग 3-4 दिन पहले बिस्तर पर खींचा था, लेकिन परीक्षण के परिणामों से पता चला कि कलाई पर खून का थक्का लगभग 10 से 12 दिन पहले ही बन गया था। अगर यह बयान से मेल खाता तो चोट का रंग बैंगनी से हल्के पीले रंग में बदल रहा होता, लेकिन वास्तव में यह लगभग पूरी तरह से फीका पड़ गया था। त्वचा के नीचे केवल एक हल्का निशान बचा था। एक परिकल्पना सामने रखी गई। चोट का उस व्यवहार से कोई लेना देना नहीं था जिसका उसने आरोप लगाया था। यह एक दुर्घटना के कारण हो सकता है।
या यह स्व निर्मित हो सकता है। इस समय पूरी जांच टीम को एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया गया। मेजर वर्मा ने एक बड़ा सवाल उठाया। अगर अंजलि डेटा में हेरफेर करने वाली है तो क्या शुरू से लेकर अब तक के सभी सबूत मनगढ़ंत हो सकते हैं? लेफ्टिनेंट आनंद ने सिर हिलाया। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम बहुत जल्दी भावनात्मक दिशा में चले गए। वह जानती थी कि जनता के विश्वास का फायदा कैसे उठाया जाए, कैमरे की अस्पष्टता का फायदा कैसे उठाया जाए और श्री प्रकाश के डर का फायदा कैसे उठाया जाए। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वह हमेशा अंतर्मुखी रहा है। अंजलि को उस शाम 7 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने एक सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी, बिना मेकअप के। उसकी आंखें अभी भी ठंडी और धीमी थीं। जब कैमरा सिस्टम तक पहुंचने के बारे में पूछा गया तो वह एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन जल्दी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मेरे फ़ोन से एक्सेस क्यों हुआ। हो सकता है कि मेरे पिता ने एक बार प्रबंधन एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हो। मैं तकनीक में अच्छी नहीं हूँ। जांचकर्ता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने डिवाइस लॉग का प्रिंटआउट खोला। प्रत्येक ऑपरेशन चरण, एक्सेस, समय समायोजन, फाइल हटाना, पुनर्स्थापना का संकेत दिया। प्रत्येक चरण का एक निर्विवाद डिजिटल निशान था। अंजलि चुप होने लगी। फिर उन्होंने चोट के निशान पर फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की। इस बार अंजलि की आंखें डगमगा गईं। उसने अपनी आस्तीन कसकर पकड़ ली। उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं कहा। अंत में मेजर वर्मा ने उसके प्रेमी राहुल के साथ उसके संदेश का एक प्रिंटआउट मेज पर रखा। एक पुराना संदेश, बस एक पीड़ित होने का नाटक करना है। मैं गारंटी देती हूँ कि पूरा समाज मेरे साथ खड़ा होगा। तब वह किसी से शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा, न ही वसीयत बदलने की हिम्मत करेगा। उसने उन शब्दों को बहुत देर तक देखा। उसका चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसकी पलकें झुकने लगीं। जांचकर्ता ने आखिरी बार पूछा, क्यों? उसने अपना सिर झुकाया और बहुत धीरे से एक वाक्य कहा, मुझे फिर से छोड़ दिए जाने से डर लगता था। उसी रात जांच टीम ने अपने वरिष्ठों को एक तत्काल संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। मामले में मनगढ़ंत होने के संकेत थे। मुख्य सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई थी। श्री ग्विनमिंग के खिलाफ सभी कार्यवाही को अस्थायी रूप से निलंबित करने और विपरीत दिशा में जांच का विस्तार करने का प्रस्ताव। कहानी अपने अंत के करीब आ रही थी। अध्याय 9। वह कारण जिसने पुलिस को भी हिला दिया। दिवाली की 8वीं रात प्रांतीय पुलिस मुख्यालय की बत्तियां दिन की तरह जल रही थीं। पूछताछ कक्ष नंबर 3 में अंजलि एक नीली प्लास्टिक की कुर्सी पर अकेली बैठी थी। उसके हाथ आपस में गूंथे हुए थे। उसकी आंखें भूरे टाइल वाले फर्श पर टिकी थीं। उसके सामने एक मोटी फाइल थी जिस पर अंजलि शर्मा, घटनास्थल से छेड़छाड़ और सच्चाई को गलत तरीके से पेश करने की संदिग्ध का लेबल लगा था। कमरे के कोने में एक सुरक्षा कैमरा लगा था, लेकिन इस समय सब कुछ खामोश लग रहा था। यह सिर्फ एक डरावना ठंडा कमरा था और एक युवा लड़की किसी भी सजा से बड़ी चीज का सामना कर रही थी। अपने ही विवेक का मेजर वर्मा अंदर आए। तुम जानती हो, है ना? उन्होंने धीरे से पूछा। उनकी आवाज पूछताछ के समय की तरह रूखी नहीं थी। अंजलि ने जवाब नहीं दिया। उसने बहुत धीरे से सिर हिलाया। कैमरा झूठ नहीं बोलता, लेकिन तुमने उसे अपनी इच्छानुसार बोलने पर मजबूर कर दिया। डेटा बदल दिया गया, समय बदल दिया गया। चोट के निशान भी तुम्हारे बताए समय से मेल नहीं खाते। सब कुछ गलत है। वह अभी भी चुप थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने आगे पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? यह वह क्षण था जब अंजलि टूट गई। उसने अपना चेहरा ढक लिया।
और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। पिछले दिनों का वह दृढ़ स्थिर रूप नहीं था, नहीं वह क्रोध और ठंडक से भरी आंखें थीं। बस एक 18 साल की पतली खोई हुई लड़की थी जो अभी अभी अपने ही बनाए सपने से गिरी थी। सिसकियों के बीच उसने बोलना शुरू किया। पहले तो मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। मैं गुस्से में थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी जब तक कि राहुल भैया ने नहीं कहा, अगर मैं शिकायत दर्ज कराती हूँ तो कानूनी एजेंसियां शामिल हो जाएंगी और मुकदमे से बचने के लिए मेरे पिता को जल्दी से संपत्ति हस्तांतरित करनी होगी। उसने कहा, तुम एक गोद ली हुई बेटी हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वह कानूनी पचड़े में फंस गए तो उन्हें तुम्हें घर, पैसा सब कुछ देना होगा। बस तुम्हें चुप रहना होगा। मेजर बैठ गए। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने उसे बोलने दिया। मुझे पता था कि ये गलत है, लेकिन उस समय मैं बहुत गुस्से में थी। गुस्से में थी क्योंकि मैंने पापा को बदलते देखा। गुस्से में थी क्योंकि पापा ने कहा कि वह शादी करेंगे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इतनी नाराज क्यों थी, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मुझे एक बार फिर से छोड़ दिया गया हो। उसने अपने आंसू पोंछे, उसका गला भराया। पापा ही मेरे सब कुछ थे। बचपन से लेकर अब तक उनके जीवन में कोई और नहीं था। वह मेरे लिए जीते थे, भले ही वह सख्त थे। मुझे पता था कि वह मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें किसी और के साथ मुस्कुराते हुए देखा, किसी और के साथ नरमी से पेश आते देखा, तो मैं एक बच्चे की तरह बन गई। एक ऐसा बच्चा जिसे चुना नहीं गया, जिसे रखा नहीं गया। अंजलि ने सब कुछ बताया, धीरे धीरे, इस बात से जूझते हुए कि अपने पिता के पुनर्विवाह के इरादे के बारे में जानने के बाद वह इसे सहन नहीं कर सकी। उसने जाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर राहुल आया और कई बातें कहीं। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। राहुल वह व्यक्ति था जिसने उसे कैमरे को समायोजित करने में मदद की। उसने लखनऊ में एक छोटी सुरक्षा कैमरा की दुकान में काम किया था। उसने लॉग हटा दिए, उसे समय बदलने का निर्देश दिया। ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो वाक्य थे, उसने उन्हें उन समयों से काटा जब उसके पिता उसके बीमार होने पर कमरे में आए थे, और फिर उन्हें एक साथ जोड़ दिया। चोट का निशान लोहे के दरवाजे से टकराने के कारण था जब उसने उसे धक्का दिया था, लेकिन उसने इसे सबूत के रूप में इस्तेमाल किया। भले ही मुझे पता था कि यह धोखाधड़ी है, मुझे लगा कि वह अपनी गलती मान लेंगे, डरेंगे और मुझसे और भी ज्यादा प्यार करेंगे, लेकिन वह बस चुप रहे। उन्होंने अपना बचाव नहीं किया, मुझे डांटा नहीं और मुझसे नफरत भी नहीं की, और इसने मुझे एक धोखेबाज से भी बदतर महसूस कराया। उसने मेजर की ओर देखा। आंसू बह रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, एक पीड़ित, एक अपराधी, एक कृतघ्न बेटी, या सिर्फ एक बच्ची जो बड़ी नहीं हो पाई। कमरे में किसी ने जवाब नहीं दिया। केवल मेजर वर्मा का हाथ थोड़ा कांप रहा था। उन्होंने लड़की को एक टिश्यू दिया, वह जिसने सैकड़ों मामलों की पूछताछ की थी, धोखेबाजों, निर्दोषों की। अचानक महसूस किया कि वह जैसे अपनी सारी ताकत खोकर बैठ गए हैं। वह रोए नहीं, लेकिन वह समझ गए कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नाम नहीं दिया जा सकता, जिन्हें कानून से विश्लेषण नहीं किया जा सकता, और जिन्हें उस तरह से विभाजित नहीं किया जा सकता जैसा एक जांचकर्ता हमेशा मानता है, क्योंकि कभी कभी एक बच्चा बस थोड़ा और प्यार चाहता है। अगले दिन पूरी फाइल अपडेट की गई। अंजलि ने एक स्वैच्छिक बयान लिखा जिसमें राहुल की भूमिका को स्पष्ट किया गया, मनगढ़ंत सबूतों का मिलान किया गया और स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला गया। श्री प्रकाश निर्दोष थे। अंजलि और उसके प्रेमी से संबंधित आरोप अभियोजक के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिए गए, जिसमें मानहानि
गलत जानकारी प्रदान करने और मामले के रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए कार्रवाई का प्रस्ताव था। और श्री प्रकाश, जब उन्हें निष्कर्ष के बारे में सूचित किया गया तो उन्होंने केवल एक ही सवाल पूछा, इन दिनों उसने कुछ खाया है क्या? किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि हर किसी का गला भराया था। अध्याय 10, प्यार अभी भी बाकी है। मामला फरवरी के अंत में एक सुबह बंद हो गया जब सड़कों के किनारे चमेली के फूल खिलने लगे थे। श्री प्रकाश पूरी तरह से बरी हो गए। फोरेंसिक निष्कर्ष, तकनीकी सबूत, अंजलि का कबूलनामा। सभी ने पुष्टि की कि उन्होंने वह नहीं किया था जिसका उसने आरोप लगाया था, लेकिन सच्चाई अपराध को मिटा सकती है, निशान को नहीं। श्री प्रकाश की प्रतिष्ठा, जिसे उन्होंने जीवन भर बनाए रखा था, एक ही रात में बिखर गई थी। यद्यपि अब कोई भी सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना नहीं करता था, लेकिन जब भी वह आंगन में निकलते, जब भी वह बाजार जाते, जब भी वह अपनी साइकिल निकालते, पड़ोसियों की नज़रें अब भी बचती थीं, झिझकती थीं। अब कोई उन्हें दावत के लिए आमंत्रित नहीं करता था। कोई उन्हें पिछले साल की दिवाली की तरह गुजिया का पैकेट नहीं भेजता था। उन्होंने उन्हें दोष नहीं दिया, नहीं अंजलि को दोष दिया। जब पूछा गया कि क्या वह अंजलि पर मानहानि का मुकदमा करना चाहते हैं, तो उन्होंने बस सिर हिलाया। वह मेरी बेटी है। हर कोई जीवन में गलतियां करता है। अगर हर कोई उसे छोड़ देगा तो उसे वापस कौन लाएगा? अंजलि अब अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। 1 साल की निलंबित सजा, स्थानीय स्तर पर गैर, हिरासत में सुधार और वार्ड पुस्तकालय में सामुदायिक सेवा प्राप्त करने के बाद वह उसी घर में रहने के लिए लौट आई। लेकिन चुप्पी के एक अलग कोने में हर सुबह वह जल्दी उठकर आंगन साफ करती, खाना बनाती, लेकिन उसे बुलाने की हिम्मत नहीं होती थी। हर शाम वह उसके कमरे के पास से गुजरती, दरवाज़ा खटखटाना चाहती, लेकिन रुक जाती। घर नंबर 37, जहाँ कभी हौसी मजाक की आवाज़ें थीं, जहाँ सुबह कविताएं पढ़ी जाती थीं और लिखावट के पाठ होते थे, अब एक भुला दिए गए मंदिर की तरह खाली था। श्री प्रकाश अभी भी सुबह 6 बजे चाय बनाते थे, अभी भी खिड़की के पास बैठकर किताबें पढ़ते थे, अभी भी अपनी दिनचर्या ऐसे बनाए रखते थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बहुत देर तक शांत रहा, जैसे एक झील जिसकी सतह पर अब कोई लहर नहीं थी, क्योंकि प्रतिबिंबित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मार्च की शुरुआत में एक दोपहर ठंडी बारिश हुई। अंजलि पालक कुछ छोटी मछलियाँ और कुछ अंडे लेकर आई। उसने एक साधारण भोजन बनाया, ठीक वैसा ही जैसा उसके पिता बचपन में उसके लिए महीने के अंत के दिनों में बनाते थे, जब घर में सिर्फ 200 रुपये बचे होते थे। उसने मेज पर खाना लगाया, 2 जोड़ी चॉपस्टिक रखीं और इंतज़ार करने लगी। जब घड़ी ने 6 बजाए, श्री प्रकाश अंदर आए। खाने की थाली के सामने थोड़ा रुके। वह उठी, सिर झुकाया। पापा, क्या आप मेरे साथ एक बार खाना खा सकते हैं? उन्होंने उसे कुछ सेकंड देखा और फिर कुर्सी खींचकर बैठ गए। भोजन खामोशी में हुआ। उन्होंने एक टुकड़ा मछली उठाई और फिर अपनी कटोरी में सूप डाला। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, यह मछली की करी वैसी ही बनी है जैसी मैं तुम्हारे लिए बनाता था जब तुम 3री कक्षा में थी। उस समय तुमने 3 कटोरी खाई थी, याद है? अंजलि रो पड़ी। तारीफ के लिए नहीं, बल्कि बनाता था शब्दों के लिए, जैसे कि उनका ये याद दिलाने का तरीका था कि उन्हें अभी भी अच्छी चीज़ें याद हैं, न कि केवल हाल की बुरी चीज़ों को। उस दिन से दूरी धीरे धीरे पिघलने लगी। छोटे छोटे कार्य खाली जगहों को भरने लगे। अंजलि जल्दी उठकर गर्म पानी उबालती। वह भोजन के बाद अदरक वाली चाय का हिस्सा छोड़ देते। उसने उन किताबों को फिर से पढ़ा जिन्हें उन्होंने लाल कलम से चिह्नित किया था।
वह बेसन के लड्डू का एक डिब्बा लेकर आए जो उसे 12 साल की उम्र में पसंद था। ऑनलाइन समुदाय जिसने कभी उन्हें पिता के वेश में शैतान कहा था, अब सहानुभूति में बदल गया। कई लोगों ने लिखा, कोई भी श्री प्रकाश की तरह माफ करने के लिए इतना बड़ा नहीं है। किसी और ने टिप्पणी की, असली पिता कभी नहीं छोड़ता। इसी को परिवार कहते हैं। लेकिन उनके लिए इसमें कुछ भी बड़ा नहीं था। उन्हें प्रशंसा की जरूरत नहीं थी, नहीं किसी के बचाव की। उन्हें बस यह जानना था कि उनकी बेटी अभी भी यहाँ है और अभी भी बदलने की क्षमता रखती है। एक दिन वह पौधों को पानी दे रहे थे जब उन्होंने अंजलि को बरामदे के नीचे सिकुड़कर खड़े देखा। ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अभी तक काम के बाद अपने कपड़े नहीं बदले थे। उन्होंने एक पुराना ऊनी शॉल निकाला जिसे उन्होंने तब बुना था जब वह पहली कक्षा में थी। धीरे धीरे घर फिर से जीवंत हो गया। पहले जैसा नहीं, बल्कि एक अलग संस्करण के रूप में। टूटा हुआ लेकिन बिखरा नहीं। गलतफहमियां थीं लेकिन नफरत नहीं। रसोई में हर शाम फिर से आग जलने लगी। ऑर्किड के गमलों को नए गमलों में बदला गया। पुरानी साइकिल को तेल लगाकर छोटी सड़क पर फिर से चलाया जाने लगा। गली के लोगों ने उन्हें फिर से बुलाना शुरू कर दिया। प्रकाश सर, प्रकाश अंकल चाय पिएंगे। और यहाँ तक कि जिन बच्चों ने पहले की कहानी सुनी थी, वे अब उनके घर अक्षर सीखने, निबंध लिखना सीखने के लिए आने लगे। अंजलि भी अब किसी से बचती नहीं थी। वह गली के कोने वाली कमला आंटी से बात कर सकती थी। बिना मास्क पहने सुपरमार्केट जा सकती थी। दूसरों की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत कर सकती थी। इसलिए नहीं कि उसकी गलती खत्म हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वह अपनी गलती के साथ जीना जान गई थी। घर नंबर 37 अभी भी वही है। और उस घर में एक पिता है जिसे अंत तक चोट पहुंचाई गई थी, लेकिन उसने फिर भी रुकने का फैसला किया। एक बेटी है जिसने सबसे बड़ी गलती की, लेकिन उसने वापस आने और परिपक्वता के 2 शब्दों के साथ जीने का फैसला किया। सच्चाई कभी कभी एक रिश्ते को तोड़ सकती है, लेकिन पश्चाताप, क्षमा और सुधारने के दृढ़ संकल्प के साथ की गई सच्चाई एक पूरे जीवन को बचा सकती है। लोग अक्सर कहते हैं, एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ दरारें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर प्यार बाकी हो तो गोंद से नहीं, बल्कि साथ रहने के चुनाव से भरा जा सकता है। हर कोई उस व्यक्ति को माफ करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होता जिसने उसे चोट पहुंचाई हो, और हर कोई जो गलती करता है वह वापस मुड़ने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जो भले ही पुरानी हो, हमेशा हमारे लौटने का इंतजार करती है, तो वह घर है। कहानी में पिता को प्यार के बदले न्याय की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सजा के बजाय रुकने और माफ करने का विकल्प चुना, और गलत रास्ते पर चली गई लेकिन वापस लौटी बेटी ने भी अलग तरह से जीने का फैसला किया, क्योंकि प्यार अभी भी बाकी था। ये कहानी केवल एक कल्पना है, लेकिन कभी कभी जो चीज़ें वास्तविक नहीं होती हैं, वे हमें सबसे वास्तविक चीज़ में गहराई से देखने पर मजबूर करती हैं। यदि पारिवारिक बंधन पर्याप्त गहरा है तो उसे पूर्णता की आवश्यकता नहीं होगी। बस एक व्यक्ति की इच्छा माफ करने की और दूसरे का साहस वापस लौटने का। सुई नीम मोर एंगे को अपना समय देने के लिए धन्यवाद। यदि इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो कृपया अपनी भावनाओं को साझा करने में संकोच न करें। आपकी हर एक साझा एक छोटी सी लौ है जो दयालु कहानियों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करती है। और जीवन के उन टुकड़ों के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब